गुड आफ्टरनून। ओके, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर राम प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द इनकम विच इज लाइबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया। ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल है फॉर द असेसमेंट ईयर 21 assuming that he is a ordinary resident, he is a not an ordinary resident और he is a non resident। मतलब अगर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी ये हमें बतानी है। इनकम कौन कौन सी है वो हमें नीचे दे रखा है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाई थी और जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट आपको बताए थे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहला, अगर आपने इंडिया में इनकम कमाई है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे आप कोई भी हो। दूसरा, अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीव करी है तो भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। और तीसरा, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपको हर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा चाहे आपने वो कहीं पे भी कमाई हो। ठीक है, ये तो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। बड़ा आराम से कंसंट्रेशन करके शांति से क्वेश्चन करना है। जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट, ओके। तो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? मैंने इनकम कमाई कहाँ। दूसरा डिसाइड करना है मुझे इनकम मिली कहाँ। ठीक है, और फिर अपने आप टैक्सेशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉय इन यूके। ये एम्प्लॉयर है बेटा, फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। बताओ कमाई कहाँ ये इनकम, ये इनकम अर्न कहाँ की गई है? ये जो इनकम है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम यूके एम्प्लॉयर, फॉर्मर जो पुराना एम्प्लॉयर था यूके में उससे मिली है इंडिया के अंदर। तो कहाँ कमाई गई है? यूके में। ओके, रिसीव कहाँ हुई है? इंडिया में। तो किसके लिए टैक्सेबल होगी? अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं तो क्या मुझे इस पे टैक्स देना है? आई से यस। अगर मैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं तो मुझे इस पे टैक्स देना है क्या? यस। और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो मुझे इस पे टैक्स देना है क्या? यस, क्योंकि इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, दैट्स वाई इस पे टैक्स लगेगा ही चाहे आप कोई भी स्टेटस के अंदर में आते हो। इज दैट क्लियर? बोलिए, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहा है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल। कमाया कहाँ? कमाया कहाँ? नेपाल में। कमाया कहाँ? नेपाल में, क्योंकि बिजनेस जहां होता है वहीं हम कमाते हैं। राइट। अच्छा, मिला कहाँ इस क्वेश्चन में पैसा? इस पॉइंट में पैसा मिल कहाँ रहा है? साइलेंट क्वेश्चन मिलने के रिगार्डिंग। तो जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि इनकम मिली कहाँ, तो जहां उसको कमाया गया है वहीं वो रिसीव भी हुई है। इसका मतलब नेपाल में कमाया, नेपाल में मिला, पर जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल होता है। टी बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बताइए, क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना है? क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इनकम टैक्सेबल है? नॉन ऑर्डिनरी के लिए? हाँ, नॉन रेजिडेंट के लिए बताओ।
नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है या नहीं है? नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि कमाया बाहर, मिला बाहर और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो हम आपको याद होगा ये तीसरे पॉइंट के फर्स्ट पार्ट में कवर होता है, मिला भी बाहर, कमाया भी बाहर और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है। ये तीसरे पॉइंट के फर्स्ट पार्ट में कवर होता है। ओके, कल वाली टेबल आपके सामने है? कल वाली टेबल आपके सामने है क्या? ओके, यहाँ तक क्लियर है दोनों पॉइंट? तो फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। डिपॉजिट कहाँ किया है पैसा? कंपनी डिपॉजिट किए हैं कनाडा में, और 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, क्या आप बता सकते हैं ये पैसा कमाया कहाँ गया है, इंडिया में या कनाडा में? कनाडा में, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से 1/3 तो रिसीव हुआ कहाँ पे? इंडिया में। और 2/3 रिसीव हुआ कहाँ पे? कनाडा में। जाहिर सी बात है, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। अमाउंट है टोटल 30,000, तो इसका मतलब ये हो गया 10,000 और ये हो गया 20,000, राइट। अब अलग अलग ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। जो 1/3 इंडिया में मिला वो किसके लिए टैक्सेबल है? जो 1/3 इंडिया में मिला वो किसके लिए टैक्सेबल है? सबके लिए, क्योंकि इंडिया में मिलते तो सबके लिए टैक्सेबल हो गया। जो 2/3 कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर और जिसका इंडिया से कोई कंट्रोल नहीं है, क्या वो ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है? यस सर, ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल है, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए तो हर इनकम टैक्स टैक्सेबल होती है, पर बाकी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तीसरे पॉइंट समझ में आ गया? तीसरे पॉइंट में जो 1/3 इंडिया में मिले थे वो सबके लिए टैक्सेबल है। जो 2/3 बाहर कमाए, बाहर मिले और इंडिया में कोई कंट्रोल उसका नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। बिजनेस कहाँ है? मुंबई में। कंट्रोल कहाँ है? यूके में। बिजनेस मुंबई में, कंट्रोल यूके में। बताइए किसके लिए टैक्सेबल है ये 1 लाख रुपए? किस किस के लिए टैक्सेबल है ये 1 लाख रुपए? सभी के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में कमाई हुई इनकम है, और जब इंडिया में कमाई हुई इनकम है तो स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर 2002-3 फ्रॉम ए बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। 2 लाख रुपए इन्होंने फॉरेन में कमाए, टोक्यो में कमाए, और अभी ये उनको इंडिया लेके आ रहे हैं। किसके लिए टैक्सेबल है? ये किसके लिए टैक्सेबल है 2 लाख रुपए? नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पुराने ईयर्स के प्रॉफिट है।
जब उसने कमाए थे तभी टैक्सेबल थे ही नहीं, इसलिए आज भी टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉपर्टी इन इंडिया पर रिसीव्ड इन यूएसए। इंडिया में प्रॉपर्टी है, उससे इनकम हुई है इंडियन प्रॉपर्टी से, पर वो इनकम मिली कहाँ हमें, यूएसए में मिली। तो बताइए किसके लिए टैक्सेबल है? सभी के लिए है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अर्न हो गई, और जैसे ही इंडिया में अर्न हो गई वो तो सबके लिए टैक्सेबल हो गई। डन, वेरी गुड। आगे आ जाइए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन दिल्ली। लंदन में प्रॉपर्टी है जबकि इनकम दिल्ली में मिली है। बताइए ये 1.5 लाख रुपए किसके लिए टैक्सेबल है? सभी के लिए है सर। क्यों? क्योंकि इंडिया में मिल गया है, और इंडिया में मिल गया तो सभी को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में आ रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन कनाडा। लंदन में प्रॉपर्टी और कनाडा में रिसीव हुई 2,50,000 रुपए। क्या सबको टैक्स देना है? नहीं, ओनली फॉर ओआर। यस, क्योंकि ओआर को तो हर हालत में देना ही देना है, इन दोनों को नहीं देना क्योंकि इसका कोई कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है। लास्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया कंट्रोल फ्रॉम टर्की। बिजनेस कहाँ किया? जाम्बिया में। इसका मतलब कमाया कहाँ? जाम्बिया में। मिला कहाँ? टर्की में मिला। तो कमाया बाहर, मिला बाहर, कंट्रोल भी बाहर ही है, तो किसके लिए टैक्सेबल होगा ये अमाउंट? ओनली फॉर ओआर। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल कर दिया। बस टोटल कर दो, टोटल कर दो। हाँ जी, कितना हो रहा है? चेक करो, क्या इतना ही हो रहा है? 7,35,000, 4,55,000 और 4,48,000। ओके, तो अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14। क्या कहता है सेक्शन नंबर 14? थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए, हमारे पढ़ाई के अंदर, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे कुछ भी है, क्या ऐसे किया गया है कि समझने के लिए चीजों को शॉर्ट एंड समराइज किया गया है? जैसे आपके सामने ये बुक है, ठीक है, ये बुक, इतनी सारी बुक क्यों बनाई गई किसी चीज के लिए? जैसे हमारे इंटर के अंदर 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट क्यों बनाए गए? सभी की मिला के एक बुक बना देते तो क्या होता? बताइए, पूरे सिलेबस की एक ही बुक बना देते तो क्या बन नहीं सकता था? बन सकता था, पर कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है, चीजें समझने में नहीं आती, ठीक है, इसलिए 8 बुक बनाए। अच्छा, 8 बुक के अंदर क्या हर बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं? यस सर, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। क्या चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं? हाँ। और क्या टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं?
बोलिए हाँ या ना। यस। तो हमारा पहले सिलेबस बनाया गया, फिर उसमें बुक्स बनाई गई, फिर उसमें चैप्टर बनाए, फिर उसमें टॉपिक बनाए, टॉपिक में सब टॉपिक बनाए ताकि आप इजीली उनको समझ पाए, पहली बात। दूसरी बात, जिसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है या जिसको जिसमें जितना इंटरेस्ट है वो उसको ज्यादा पढ़ पाए, राइट। वैसे ही जब हमारी इनकम की बात आई तो अकाउंटिंग तो अलग चीज है, बाकी हमारी इनकम को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया ताकि इनकम टैक्स समझने वाला उसको आराम से समझ सके, ठीक है। और उन्हीं चीजों को नाम दिया गया हेड्स ऑफ इनकम। इनको नाम क्या दिया गया? हेड्स ऑफ इनकम। जितनी भी इनकम हम हमारी लाइफ में कमाते हैं वो इन पांचों में से किसी न किसी हेड के अंदर तो आती ही है। ओके, तो इस हिसाब से सेक्शन 14 में 5 हेड बताए गए हैं। अब ये 5 हेड कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हेड है वो तो सबसे कॉमन हेड है, और विच इज सैलरी। एक जगह जॉब करके आप जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा इस चैप्टर के अंदर में आता है, और उसकी कैलकुलेशन एक जगह पे इस चैप्टर के अंदर में होगी। ठीक। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हम कैसी इनकम कमाते हैं? क्या हमें हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है? और क्या हम हाउस प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं? बताइए, क्या हम हाउस प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं? यस। तो इसे तो नाम दिया गया एचपी, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो रेंटल इनकम है उसे तो। और जो बेचने वाली इनकम है इसे नाम दिया गया क्या? कैपिटल गेन। इसको नाम क्या दिया गया है? कैपिटल गेन। ओके। जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक अलग से हेड बनाया गया जिसमें बिजनेस और प्रोफेशन को रखा गया। ठीक है, बीएनपी हेड के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन को रखा गया है। और फाइनली एक लास्ट हेड है हमारा अदर सोर्सेज, मतलब जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आती और जो इनकम टैक्सेबल भी है उसे कहाँ डाल दिया जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया जाता है। ये इनकम जनरली इन्वेस्टमेंट इनकम होती है या इसी तरीके की दूसरी इनकम होती है, राइट। बता दीजिए एक बार, क्लियर है क्या? पहली इनकम सैलरी इनकम। पहली सैलरी इनकम, मतलब जो हम जॉब से कमा रहे हैं। दूसरी रेंटल इनकम, जो हम हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं। तीसरी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, जो हम बिजनेस प्रोफेशन करके कमा रहे हैं। चौथी, असेट को बेचने से इनकम, जिसको हम कैपिटल गेन के नाम से दे रहे हैं। और चौथी, पांचवी इनकम अदर इनकम, जो बच गई, जो रह गई, जो इन चारों हेड में नहीं आ पाई, उसे पांचों हेड में डाला गया है। इज दैट क्लियर? इस वाले हेड में सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक कवर होते हैं। इसमें 22 से 27 तक, ठीक है। इसमें 28 से लेके 44C तक, और इसमें 45 से लेके 55A तक। अदर सोर्स में 56 से लेके 59। इस तरीके से ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको समझने हैं और पढ़ने हैं। एक बार बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है तो।
अगर डाउट नहीं है तो आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है। अब हमें इनमें एक एक हेड करके पढ़ना है, एक एक चीज को उठानी है और उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? सैलरी हेड को। सबसे पहले ले लेते हैं हम सैलरी हेड को, तो इसका नाम रहेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। और इसका चार्जिंग सेक्शन, और वो है 15। तो आप कहोगे सर ये चार्जिंग सेक्शन क्या है? जितने भी हेड हैं उन सब हेड का एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया है, जो कि हमें ये बताता है कि इसमें कौन सी इनकम कवर होगी और कौन सी इनकम कवर नहीं होगी। जाहिर सी बात है भाई, जैसे अपन किसी से मिलते हैं तो अपन भी तो इंट्रोडक्शन देते हैं अपना नाम पता बता के, वैसे ही ये भी सेक्शंस अपने हेड का नाम पता बता के उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, यस। अब क्या बोला गया यहाँ पे, ये और देख लो। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी इनकम सैलरी में आएगी या किसी और हेड में आएगी, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी इनकम कौन से हेड में आती है? बोलिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इनकम कौन से हेड में आनी चाहिए मेरे? बोलो भाई, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं प्रोफेशन, ओके, देखिए हम इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं दे सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि मैं किस टर्म्स पे पढ़ा रहा हूं। अगर मैं वीएस क्लासेस में फैकल्टी के रूप में हूँ और ये मुझे यहाँ पे फिक्स पैसा देते हैं, तो इसका मतलब ये मुझे सैलरी दे रहे हैं और मैं इनके साथ एम्प्लॉयमेंट में हूँ, ठीक है। ये मुझे सैलरी दे रहे हैं और मैं इनके साथ एम्प्लॉयमेंट में हूँ। दूसरा केस, अगर मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये इंस्टीट्यूट मेरा ही है, तो ये मेरे लिए बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन कि मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना पढ़ाना मेरा काम ही नहीं है, फिर भी मैंने टाइम निकाल के स्पेशली सिर्फ आपको पढ़ाया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? अदर सोर्स की इनकम। समझ गए? आई बात समझ में? डिपेंड करेगा कि मैं किस टर्म्स एंड कंडीशन पे पढ़ा रहा हूँ। आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो कौन से टर्म्स पे होते हैं बताइए? क्या वो बिजनेस में है, प्रोफेशनल है, या फिर वो जॉब में है? बोलिए, आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो जॉब में है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट में एज ए गेस्ट फैकल्टी बन के जाऊं, मुझे बोला जाए कि सर एक सब्जेक्ट है वो आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा टीचर नहीं है, और मैं गेस्ट फैकल्टी बन के जा रहा हूँ, तो वहां से होने वाली इनकम मेरी कौन सी इनकम है? अदर सोर्स या फिर प्रोफेशन? अगर पढ़ाना ही मेरा प्रोफेशन है तो मेरे लिए प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, और अदरवाइज अदर सोर्स इनकम हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब चार्जिंग सेक्शन को हमने कहा कि साहब आप हमें कोई पहचान बता दो जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी इनकम सैलरी में आएगी और कौन सी इनकम सैलरी में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो आप चेक कर लेना,
अगर देने वाले और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर आपके बीच में और आपके एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एक सेकंड ना, ओके तो अगर देने वाले और लेने वाले के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तब तो वो इनकम किस में आएगी? सैलरी में आएगी क्या? अगर लेने वाले और देने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो क्या वो इनकम सैलरी में आएगी? हाँ, और अगर नहीं है तो वो इनकम सैलरी में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम घर पे कोई सर्वेंट रखते हैं, तो उस सर्वेंट को जो पैसा हम देते हैं वो उसकी कौन सी इनकम है? बोलिए। हाँ जी, सैलरी में आ जाएगी। अच्छा, हमारे घर पे कोई अप्लायंसेस खराब हो गया, मान लीजिए टीवी खराब हो गया, हमने रिपेयर करने के लिए किसी को बुलाया, वो आया, उसने टीवी ठीक किया और हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या ये भी सैलरी है? बोलो भाई, फटाफट बोल दो। नहीं, वो सैलरी नहीं है, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट नहीं है और हम उसके बॉस नहीं है। वो तो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, हम उसकी सर्विस ले रहे हैं। समझ गए? यस। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कोई इनकम इस हेड के अंदर आए, तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब मैं इस रूल के कुछ एक्सेप्शन लिखा रहा हूं आपको, आप मुझे बताना क्या वो सही है। पार्टनर रेमुनरेशन, अगर पार्टनर को अपनी ही फर्म से सैलरी मिली है, तो वो कौन से हेड में जाएगी, सैलरी में या बिजनेस में? पार्टनर को जो रेमुनरेशन मिला है वो कौन से हेड की इनकम है? बिजनेस की। यस, क्योंकि देने वाला कौन है? पार्टनर। लेने वाला कौन है? पार्टनर। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई सर्वेंट है ही नहीं, तो ये इनकम कहाँ चली जाएगी? पीएनपी में। अच्छा, एमएलए और एमपी को जो सीट मिलती है, जो सीट के बदले में रेमुनरेशन मिलता है, वो कौन से इनकम में आएगा? बोलिए, एमएलए और एमपी की सैलरी कौन से हेड में आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एमएलए और एमपी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे सर्वेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ले लीजिए आप रद्दी वाला। इसके अलावा ले लेते हैं अपन रद्दी वाला। अगर रद्दी वाला कोई सामान लेने आता है और हमने उसे रद्दी बेची, तो क्या हमने उसे सैलरी दी? नहीं, वो उसकी बिजनेस की इनकम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे हम किसी को पैसा दे रहे हैं और वो उसके लिए सैलरी का हिस्सा ना बन के बिजनेस या अदर सोर्स का हिस्सा बन रहा है। ओके, ठीक
इसका मतलब इस रिलेशन के बिना इस साइड में किसी भी इनकम का आना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टैक्सेबिलिटी। ये टैक्सेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, ये टैक्सेबिलिटी हमें ये बताएगा कि सैलरी पे टैक्स कब लगेगा, सैलरी की इनकम पे टैक्स कब लगेगा। कब लगने का मतलब दो चीजें यहाँ पे हैं, एक होता है सैलरी का ड्यू होना और एक होता है सैलरी का मिल जाना। ठीक है, ड्यू होने का मतलब क्या है? यहाँ पे ड्यू होने का मतलब है आपने काम कर दिया है, आप सैलरी लेने के हकदार हो गए हो, पर पैसा अभी नहीं मिला है। ठीक है, और रिसिप्ट का मतलब क्या है कि पैसा आपको मिल गया है। अब मेरा सवाल ये है कि आप इनकम निकाल रहे हैं किसकी? प्रीवियस ईयर 2020 और 21 की, राइट? बोलिए, क्या हम प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम निकाल रहे हैं? यस सर। इसका मतलब हमें 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की इनकम निकालनी है। ओके, तो मुझे बताइए कि इस पीरियड के अंदर सैलरी का ड्यू होना जरूरी है या सैलरी का मिलना जरूरी है टैक्स लगाने के लिए? कोई तो बेसिस होना चाहिए ना, वरना हम कॉम्बिनेशंस में फंस जाएंगे। हमें बोला गया कि आप क्या चाहते हो, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की इनकम पे आपको टैक्स लेना है, तो आप उस इनकम पे लेंगे जो ड्यू हुई है या उस इनकम पे लेंगे जो रिसिप्ट हुई, या फिर दोनों चीजें होनी जरूरी है और या फिर एक चीज का होना जरूरी है? आप क्या पॉइंट, क्या प्रोविजन बना रहे हैं? तो हमें बोला गया कि हम बोल रहे हैं या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, दोनों में से एक काम हो जाए, और जो काम भी पहले होगा हम तो उसी बेस पे टैक्स लगा देंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। जो काम भी पहले होगा हम तो उसी बेस पे टैक्स लगा देंगे। इज दैट क्लियर? सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बता दो। चलो डिटेल में बता देते हैं। कीर्ति ने 2020-21 पूरे साल काम किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी सैलरी कितनी बनती है? 12 महीने की। बट 31 मार्च को उसकी 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है। तो क्वेश्चन ये है कि जब उनकी टैक्सेबल इनकम निकल रही होगी तो 10 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा या 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं। कीर्ति ने पूरे साल 2020-21 में काम किया, इसलिए वो 12 महीने की सैलरी लेने के हकदार हैं, पर ईयर एंड पे उनकी 2 महीने की सैलरी बाकी चल रही है, तो उन्हें इस साल कितने महीने पे टैक्स देना है? सर 12 महीने पे देना है। क्यों देना है 12 महीने पे? क्योंकि ड्यू तो 12 महीने की हो गई है, रिसिप्ट 10 महीने की हुई है। हमें दोनों काम चाहिए ही नहीं, हमें तो एक ही काम चाहिए, तो इसलिए हमें पूरे 12 महीने पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कीर्ति ने 2020-21 में पूरे साल काम किया, 31 मार्च को उन्होंने इस साल का पैसा तो लिया, साथ ही साथ 1 महीने का एडवांस भी ले लिया, तो अब उसे इस साल कितने महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा? इस साल की इनकम में कितने महीने की सैलरी इंक्लूड होगी?
13 महीने, बिल्कुल ठीक है। क्यों, यहाँ पे रख के देख लो। ड्यू कितने महीने हुई, 12। रिसीव कितने महीने हुई, 13। इसका मतलब 13 महीने की सैलरी के रिगार्डिंग एक काम हो चुका है और हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों में से एक ही काम का होना रिक्वायरमेंट है, दोनों का होना जरूरी नहीं है। राइट, ओके। अच्छा, इस दूसरे वाले केस में हमने 13 महीने पे टैक्स लगा दिया, तो अगले साल कितने महीने पे टैक्स लगेगा? अगर कोई एडवांस ना ले तो अगले साल कितने महीने पे टैक्स लगेगा? 11 महीने पे, क्योंकि कभी भी किसी इनकम पे डबल टैक्स नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना। एक महीना हमने आगे वाले साल का इस साल में इंक्लूड कर लिया है, तो जब आगे वाले साल की कैलकुलेशन होगी तो वहां पे 11 महीने पे ही टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, क्लियर है क्या? यस। एक लास्ट क्वेश्चन। 2020 की 21 में कीर्ति ने पूरा काम किया और हर महीने वो सैलरी भी ले लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को 1 फरवरी 2021 को कीर्ति ने 4 महीने का एडवांस ले लिया। 1 फरवरी 2021 को कीर्ति ने 4 महीने का एडवांस ले लिया, तो इस साल उन्हें कितने महीने की सैलरी पे टैक्स देना है? 14 मंथ। यस, वेरी गुड। क्योंकि जो 4 महीने का एडवांस है उसमें से 2 महीने तो फरवरी और मार्च है, फरवरी और मार्च है ना, 2 महीने। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के तो अप्रैल और मई आए, तो 12 महीने इस साल के और 2 महीने अगले साल के। इस हिसाब से हमें टोटल क्या करना है, 14 मंथ की सैलरी पे टैक्स पे करना है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे इस पीरियड के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर दोनों काम होना जरूरी नहीं है। दोनों में से एक भी काम हो गया तो हम टैक्स चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय की जब कैलकुलेशन हो रही होती है तो एक हल्का सा वेरिएशन आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम 1 मार्च से लेके 28 फरवरी 2021 तक की कैलकुलेशन करेंगे, और जबकि हम प्राइवेट एम्प्लॉय की जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो ये 1 महीने का डिफरेंस चलेगा। क्या बता सकते हैं क्यों? प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20-21 के लिए तो अप्रैल टू मार्च लेंगे, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम मार्च टू फरवरी लेंगे। पता है आपको ऐसा क्यों करते हैं हम? नहीं, इसको करने के याद करने के या समझने के दो तरीके हैं। एक, ऐसा रट लो कि साहब ऐसा करना है और करना ही है। बहुत से टीचर ऐसा करते हैं कि ये बोल देते हैं कि आपको बस ये याद रखना है, ऐसा लेना है, दैट्स इट। ठीक है, दूसरी बात, हम चाहें तो इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। कैसे? चलिए मैं समझा देता हूं आपको। मुझे एक बात बताएं, क्या हमें वो इनकम लेनी है जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में या तो ड्यू हुई हो और या रिसीव हुई हो? बोलिए, क्या हमें वही सैलरी लेनी है जो इस पूरे पीरियड के बीच में या तो ड्यू हुई हो या रिसीव हुई हो? उसके अलावा हम किसी सैलरी को टैक्सेबल कर ही नहीं सकते। यस, ठीक है।
अब प्राइवेट एम्प्लॉय की जो सैलरी ड्यू होती है वो होती है ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन ड्यू होती है, हाँ लास्ट डे ऑफ मंथ, सॉरी, महीने के आखिरी दिन सैलरी ड्यू होती है प्राइवेट एम्प्लॉय की। तो अप्रैल की सैलरी कौन सी तारीख को ड्यू होगी? अप्रैल महीने की सैलरी कौन सी तारीख को ड्यू होगी? बताइए, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में अप्रैल महीने की सैलरी कौन सी तारीख को ड्यू होगी? 30 अप्रैल को। जो सैलरी है वो महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होती है, तो इसलिए अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूं तो वो 30 अप्रैल को ड्यू होगी। मई की बात करूं तो वो 31 मई को ड्यू हो जाएगी। जून की जून में, जुलाई की जुलाई में, अगस्त की अगस्त में, सितंबर की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इस पूरे प्रीवियस ईयर की सैलरी इसी पूरी प्रीवियस ईयर में ड्यू हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। बोलिए, क्या प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी इस पूरे साल की सैलरी इसी पूरे साल में ड्यू हो रही है? यस। तो इसलिए हम उसको पूरे साल को टैक्सेबल भी कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी हमें मिले और चाहे वो सैलरी ना मिले, क्योंकि एक काम तो हो चुका है। बताओ, आई बात समझ में? इसीलिए इसकी सैलरी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही देनी है। बता दो एक बार, प्राइवेट एम्प्लॉय वाली बात समझ में आ गई? क्योंकि उसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रीवियस ईयर की सैलरी प्रीवियस ईयर में ही पूरी ड्यू हो जाती है, इसलिए हम पूरे साल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जल्दी बोलो, इज दैट क्लियर? ओके। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कब ड्यू होती है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। कब ड्यू होती है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल की सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? फर्स्ट मई को। इसी तरीके से मई की सैलरी कब ड्यू होगी? फर्स्ट जून को, राइट। और ऐसे ही चलते जाइए। तो मुझे बताइए, मार्च 21 की सैलरी ड्यू कब होगी? मार्च 21 की सैलरी ड्यू कब होगी? एक अप्रैल 2021 को। अब मार्च की सैलरी 1 अप्रैल 2021 में तो ड्यू हुई, और जाहिर सी बात है रिसीव भी इसके बाद ही होगी, ड्यू होने के बाद। तो क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रही है? क्या ये मार्च 20 की सैलरी, 21 की सैलरी हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रही है क्या? हम तो 20-21 पढ़ रहे हैं। तो क्या इस पीरियड में ये ड्यू हो रही है? नहीं। क्या रिसीव हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब मार्च 21 की सैलरी ना तो हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू होती है और ना ही रिसीव होती है। बोलिए, सही कह रहा हूं? यस। इसलिए हम मार्च 21 को टैक्सेबल नहीं कर सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो इसलिए हमने कहां तक लिया है? फेब तक लिया है। कहां तक लिया है? फरवरी तक लिया है। सिमिलरली, जो पुराना मार्च है, जो पिछले साल का मार्च है, मार्च 20, उसकी सैलरी कब ड्यू हुई होगी? 1 अप्रैल 2020 को। तो क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रही है? क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रही है?
यस, इसलिए हमें इसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने पुराने मार्च को इंक्लूड किया है। समझ गए? तो पीरियड वही 12 महीने का रहेगा, पर इंटरचेंज हो जाएगा, पीछे वाला मार्च कवर हो जाएगा और करंट वाला मार्च शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो हम सैलरी काउंट करते हैं वो मार्च से फेब तक करते हैं, और जबकि प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी हम अप्रैल से मार्च तक करते हैं। बोल दीजिए, आगे बात समझ में आज तक? यस, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।